प्यारे छात्रों, अभी तक हम लोग राष्ट्र के स्वरूप को पढ़ रहे हैं और राष्ट्र का स्वरूप 3 चीज़ों से मिलकर बना। भूमि, भूमि पर रहने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति। हम लोगों ने भूमि के बारे में अध्ययन कर लिया, भूमि पर रहने वाले लोगों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब वासुदेव शरण अग्रवाल संस्कृत के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का एक ही प्रयोजन कि जो भी वीडियो डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जब पड़ेगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन पर भी आप ऑन कर लीजिएगा, ऑल पर करके उसे ऑन कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, वीडियो को शेयर अवश्य करें। शेयर का भी एक प्रयोजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच सकें, वह लाभान्वित हो सकें। और शेयर ऐसे जगह कीजिए कि जिसको इसकी आवश्यकता है, जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर यह वीडियो आप किसी 50-60 वर्ष के व्यक्ति को अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे या शेयर करेंगे, उसका इसके जीवन में कोई उपयोगिता नहीं, वो इसको नहीं देखेगा। हमारे कहने का मतलब है कि आपके जितने भी दोस्त हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो 12 में हैं, जो 11 में हैं, 11 वाले भी देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यह वीडियो जब उनके पास पहुंचेगी तो वह इसको देखेंगे तो उससे वह लाभान्वित होंगे। इसीलिए हम बस वही कहते हैं, ये नहीं कि हमको सबके ग्रुपों में शेयर करो। सबको ग्रुप में शेयर करने के लिए हम आपको मना भी करेंगे। जिसको आवश्यकता, जो पढ़ने लिखने वाला, जो इस क्लास में हो, उसके पास शेयर कीजिए। इसीलिए आप बधाई के पात्र हैं हमारी तरफ से। तो आइए अब संस्कृति के बारे में जानते हैं कि संस्कृति आखिर होती क्या है। हमने जैसे आपसे कहा कि वीडियो देखने से पहले या वीडियो देखते हो तो आप अवश्य अपना नाम, गांव और जिला डाल दिया करें, ताकि इससे ये होता ना कि हाँ, ये बच्चा हमारी क्लासों को बार बार देख रहा है। एक हम लोग कल्पना करते नहीं, बच्चे ने पूरे साल भर या इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा, 2-3-4 बार देखा होगा, जो चीज़ें समझ में नहीं उसे बार बार देखा होगा, तो वह इससे बनने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेगा। तो जैसे ही यह पाठ समाप्त होगा, इसकी हम गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरी की वीडियो कल डाल दी जाएगी। तो आइए, समय ज़्यादा हो जाएगा। तो राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? जन की संस्कृति। जन की संस्कृति क्या? अर्थात लोगों की संस्कृति। लोगों का पहनावा कैसा है, लोगों की बोलचाल क्या है, लोग एक दूसरे से कैसा संबंध रखते हैं, छोटे बड़ों में क्या अंतर है, छोटा बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार करता है, बड़े लोग छोटे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, यही हमारी संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। मनुष्य युगों युगों में, ऐसा नहीं है कि इस युग में, जितने भी हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, सभी युगों में अनेक प्रकार की संस्कृतियों की और सभ्यताओं का निर्माण हुआ। और ये सभ्यताएं इसलिए विकसित हुई क्योंकि ये मानव के जीवन की श्वास है। जैसे हमारे शरीर में यदि श्वास जाए और श्वास बाहर ना आए तो व्यक्ति मर जाएगा, और श्वास बाहर जाए और श्वास अंदर ना आए तब भी व्यक्ति मर जाएगा। जैसे जीवन के लिए, हमें जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह समाज को भी जीवित रहने के लिए संस्कृति की आवश्यकता पड़ती है, संस्कृति की आवश्यकता पड़ती है। और आगे बताया अग्रवाल जी ने कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। यदि हमारे समाज में, हमारे अंदर सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है, हमारे आचार विचार गलत हैं, तो समझ जाना कि केवल लोगों की समाज में कबंध मात्र है, माने बिना सिर का शरीर। कबंध मात्र माने ऐसा शरीर जिसमें यहां से तो है हिस्सा लेकिन सिर नहीं। सिर ही हमारे पूरे शरीर को आदेशित करता है।
सिर ही ऐसी चीजें हैं कि अगर किसी के शरीर से अगर सिर हटा दिया जाए, ना तो वह बोल सकता है, ना तो वह सुन सकता है, ना तो किसी चीज का वह स्वाद चख सकता है, ना वह कुछ देख सकता है, ना तो कुछ वह सोच सकता है। तो पूरे शरीर में सिर ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए बताया कि बिना संस्कृत के, कि जिस समाज में संस्कृत नहीं है, समझ जाना कि वह समाज बिना सिर के शरीर का है। क्योंकि संस्कृत ही जनमानस लोगों का मस्तिष्क है। यह संस्कृति ही क्या है? लोगों का मस्तिष्क है। अर्थात अग्रवाल जी बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर सिर है, अर्थात उसके अंदर संस्कृति है। जो संस्कृति विहीन है, सिर रहते हुए भी वह सिर विहीन है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा, हमारे संस्कृति के विकास के लिए और उसके उत्थान के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। जैसे जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस समाज में संस्कृति नहीं होती, आपस में कलह, द्वेष, लड़ाई झगड़ा आदि होते रहते हैं, वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। ऐसे समाज से लोग दूरी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल यही बता रहे हैं कि संस्कृति का विकास होगा, इसका उत्थान होगा, तभी राष्ट्र का विकास उत्थान होगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे भूमि का और इस भूमि पर रहने वाले लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी तरह इन लोगों में संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए, माने भूमि और जन माने लोग, इनको अपनी संस्कृति से हटा दिया जाए, इनके अंदर से संस्कृति समाप्त कर दी जाए, तो समझना कि राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। क्या है? राष्ट्र का क्या हो जाएगा? लोप समझना चाहिए। क्यों? कि जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृत है। बिटप माने होता है वृक्ष। जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही क्या है? हमारी संस्कृत है। वृक्ष की संस्कृति है उसमें फल और फूल आना। इसी तरह एक राष्ट्र जीवन की भी संस्कृति है कि उसके अंदर संस्कृत का रहना, आचार व्यवहार सभ्यताओं का गुण रहना, यही हमारी क्या है? जीवन के बिटप रूपी, जीवन के वृक्ष रूपी पुष्प संस्कृत है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन की जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। जितनी सुंदर हमारी संस्कृति होगी, जितना महकता हुआ हमारी सभ्यता होगी, उतना ही हमारा राष्ट्रीय जीवन सौंदर्य होगा और यश सम्मान का, सम्मान से सम्मानित होगा। अंतर्निहित माने विद्यमान होगा। उतनी ही हमारी जो राष्ट्रीयता है उतनी ही सुंदर होगी, उतनी ही सम्मानित होगी। ज्ञान और कर्म के द्वारा, माने ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। ज्ञान और कर्म माने परिश्रम के द्वारा जो हम लोग विकास करते हैं, जो अपने अंदर गुणों को विकास करते हैं, उससे जब हम प्रकाशित होते हैं, उसी का नाम क्या है? संस्कृत। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा जो हम नई संस्कृति का विकास करते हैं, जो हम नई चीज सीखते हैं, उसी का नाम संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो भी सोचा, आज से नहीं, पहले से जो इस भूमि पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं या निवास करते करते चले गए, उन्होंने जो इस समाज के बारे में सोचा, चाहे वह ज्ञान के क्षेत्र में सोचा, चाहे कर्म के क्षेत्र में जो उन्होंने चीजें बनाई, जो सभ्यताएं बनाई, जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन हो। आप जब उसका सूक्ष्म दर्शन करेंगे, सूक्ष्म उसका शोधन करेंगे, तो उसमें हमें राष्ट्रीयता दर्शन होगी, राष्ट्रीयता के झलक दिखाई पड़ेंगे। जीवन के विकास की युक्ति ही, जीवन के विकास की युक्ति माने जुगाड़, जीवन के विकास के जुगाड़ में संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। युक्ति ही माने जो हम जुगाड़ करते हैं कि हमारा जीवन सरल हो, सुचारू रूप से व्यतीत हो, सुखद हो, इसके लिए हम जो भी चीजें सीखते हैं,
जो अनुभव प्राप्त करते हैं उसमें हमारी संस्कृति झलकती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ, ऐसा नहीं है कि सब में समान संस्कृति होगी, सब में समान सभ्यता होगी। इसीलिए यहाँ कवि ने बताया, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, कि प्रत्येक जातियां अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती हैं, उनके अंदर कौन सी संस्कृति का विकास होना चाहिए, उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। माने सभी जातियां अपने विशेषताओं के साथ अलग अलग संस्कृति का विकास करती हैं। इसी दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार, माने अपनी अपनी सोच के अनुसार आज पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। आपके क्षेत्र में अलग संस्कृति होगी, लेकिन आप पूर्व दिशा में जाएंगे, पूर्वी देशों में जाएंगे, वहां की संस्कृति अलग है। पश्चिमी देशों में जाएंगे, संस्कृति अलग है। उत्तरी क्षेत्रों में जाएंगे, संस्कृति अलग मिलेगी। दक्षिण क्षेत्र में जाएंगे, संस्कृति अलग मिलेगी। आपके यूपी में भी चारों दिशाओं में जाइए, चारों दिशाओं में अलग अलग संस्कृति मिलेगी। और फिर बताया यहाँ पर उन्होंने कि जो यह अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उनका सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। ये संस्कृतियां कब विकसित होंगी? इनका मूल आधार है पारस्परिक, माने आपस में सहिष्णुता, प्रेम भाव, समन्वय। जब तक सहिष्णुता और समन्वय नहीं होगा, उदार हृदय नहीं होगा, आपस में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक संस्कृति विकसित नहीं होगी। इसी पर निर्भर है संस्कृति का विकास। क्या है? सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। और फिर आगे बताया, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से, जैसे कोई लता की एक विशेषता होती है कि जब तक उसे सहारा न दिया जाए तब तक वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। इसीलिए यहाँ पर कवि ने लिखा, लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। कि अगर वही वृक्ष लता को सहारा न दे तो लता कभी भी उस वृक्ष के ऊपर नहीं चढ़ सकती, वह कभी जीवित नहीं रह सकती, कभी वह समाज में ऊपर नहीं उठ सकती। उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि हमें इस समाज में जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी सहारे की आवश्यकता है, और सहारा देने के लिए बोला कि पारस्परिक माने आपस में, सम्मिलन माने सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से मिलते हुए, अविरोधी माने बिना विरोध के स्थिति को प्राप्त करते हैं। अगर किसी समाज का उत्थान करना है तो इस लता वृक्ष और वनस्पतियों के द्वारा हमें सीखना चाहिए। हमने कहा समाज में शिक्षा हर चीज से मिलती है, चाहे वह मानव हो, चाहे जीव हो, और चाहे वनस्पतियां। लता का यही गुण है कि उसे थोड़ा सा सहारा दे दो, वो ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। और हमारे समाज की भी यही विशेषता होनी चाहिए कि जो गरीब तबका है, जो निम्न वर्ग है, उसे थोड़ा सा सहारा दे दीजिए, वह भी हमारे समाज में हमारे बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। और फिर आगे बताया कि जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार की नदियां जो विभिन्न स्रोतों से निकल कर आती हैं और एक नदी का स्वरूप धारण करती हैं, और वह नदी जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, और समुद्र में सब समुद्र हो जाती है, सब समुद्र का जल हो जाता है। लेकिन जब वह अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं, कहीं फला नदी है, कहीं गंगा है, कहीं यमुना है, कहीं सरस्वती है, कहीं सई है, कहीं रामगंगा है, अनेक नाम है, लेकिन जैसे ही समुद्र में जाएंगी सबको एक ही नाम से जाना जाएगा, समुद्र। एक रूपता धारण करे। इसी तरह हमारी संस्कृति भी है। समाज में अलग अलग संस्कृतियां हैं, सब एक स्वरूप होकर उसे कहते हैं कि हमारे राष्ट्र की संस्कृति है। छोटी छोटी संस्कृतियां धीरे धीरे मिलते मिलते समाज में एक रूपता धारण कर लेती। कैसे? जैसे अभी नदियां जो है धीरे धीरे मिलकर समुद्र में एक रूपता धारण कर लेती हैं।
और फिर उन्होंने बताया उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति के समन्वय को प्राप्त करती हैं। अभी ऊपर बताई जो बात वही चीज नीचे लिखा है कि इसी प्रकार राष्ट्र के जीवन की जो अनेक विधियां हैं, जो अनेक संस्कृतियां हैं, वह राष्ट्रीय संस्कृति में क्या हो जाती हैं, समन्वय, अच्छे प्रकार से मेल जोल कर लेती हैं। और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। अगर हमारा जीवन समन्वय ना हो, समन्वित ना हो, तो हमारा राष्ट्र कभी सुखदायी नहीं होगा। तो बोला समन्वय से जो युक्त जीवन ही हमारे राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। साहित्य, कला, गीत, आमोद प्रमोद। साहित्य के द्वारा, कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र से, गीत के माध्यम से, आमोद प्रमोद माने विचार विमर्श से अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। जो हमारे अंदर मानसिक भाव हैं, या तो साहित्य के माध्यम से, या तो कला के माध्यम से, या तो नृत्य के माध्यम से, कहीं घूमर डांस है, कहीं डांडी डांस है, कहीं कथक है, तो यह जो सारे डांस है यह वहाँ की संस्कृति को प्रकट करते हैं। इसी तरह गीत है, कहीं लोक गीत होगा, कहीं विरह गीत होगा, कहीं वीर गीत होगा, कहीं आल्हा होगा। ये गीत के माध्यम से भी वो अपनी संस्कृति को जो है क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। बोला इसी प्रकार से जो है सभी जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, और आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। हमारी आत्मा जो इस विश्व में व्याप्त है, उसके जो आनंद हैं, साहित्य के, कला के, नृत्य के, गीत के, उसमें जो आनंद का भाव है वह विविध रूपों में साकार होता है। अनेक रूपों में वह हम उसे स्वीकार करते हैं। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से, बाहर से देखा जाए तो संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेकों प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। व्यक्ति बाहरी रूप से अनेकों प्रकार का दिखाई पड़ेगा। कहीं पर हम जाएंगे हम टीचर हैं, कहीं पर हम जाएंगे हम पिता हैं, कहीं पर हम जाएंगे हम जीजा हैं हम एक ही, लेकिन बाह्य रूप से हमारे पद, जगह, क्षेत्र विशेष पर बदलते रहते हैं। कहीं हम जाएंगे बड़े भाई हैं, कहीं हम जाएंगे छोटे भाई हैं हम वही, लेकिन समय और स्थान के आधार पर हमारे अंदर जो है यह पद बदलते रहते हैं, संबंध बदलते रहते हैं। फिर बताया आगे कि किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है, लेकिन हमारे अंदर आप जब झांकेंगे हमारे विचार, हमारी सोच एक ही होगी। और फिर आगे बताया कि जो व्यक्ति सहृदय है, माने हृदय सहित है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, दुखद पक्ष को स्वीकार नहीं करता। संस्कृति वही लोग स्वीकार करते हैं, हम चीजें वही स्वीकार करते हैं जिसमें हमें आनंद मिलता है, जिससे हमें खुशी मिलती है और उसमें वह आनंदित होता है। ऐसी संस्कृति को हम सहज स्वीकार कर लेते हैं, और इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ऐसी संस्कृति जो हमें खुशहाल रखे, जो हमें खुशी प्रदान करे, वह हमारे राष्ट्र के लिए भी स्वास्थ्यकर है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले जो लोकगीत हैं, तारों के नीचे विकसित जो लोक कथाएं हैं, रातों में जो लोक कथाएं होती थी, जो नाटक होते थे, में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। अपनी लोक कथाओं के द्वारा रात में जो हम लोग लोक कथाएं करते हैं, जो नाटक शादी विवाह में आते हैं, वो अपनी लोक कथाएं थी, उसमें हमारी संस्कृति झलकती थी। अच्छा, पहले के लोग ऐसा व्यवहार करते थे, पहली ये चीजें थी, और उसी से वह आनंद भरपूर मात्रा में प्राप्त करते थे। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में, माने जब राष्ट्रीय संस्कृति का परिचय का समय था, उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया कि कुछ संस्कृतियां हमारी विलोपित हो रही हैं, धीरे धीरे समाप्ति पर जा रही हैं। फिर आगे पैराग्राफ में बताया उन्होंने कि पूर्वजों के चरित्र और धर्म विज्ञान, जो पूर्वजों का हमारा चरित्र था,
जो उनका धर्म विज्ञान, जो धर्म के प्रति उनका ज्ञान था, जो वह साहित्य के क्षेत्र में हमारे पूर्वज काम किए, जो कला के क्षेत्र में काम किए, और जो संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। हम अपने पूर्वजों की परंपरा को नहीं तोड़ते, उस परंपरा को हम अगली पीढ़ी में लगाना चाहते हैं, उस परंपरा को अपनी अगली पीढ़ी में रखना चाहते हैं। इसीलिए लोग गौरव के साथ स्वीकार करते हैं कि हमारे बाबा ने ऐसा किया है, इस परंपरा को हम अपने अगली पीढ़ी में धारण करेंगे। आपके बाबा परदादा यदि किसी भी क्षेत्र में है तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसी क्षेत्र में जाने का प्रयास करती है, और उसके तेज को अपने भावी जीवन में, माने भविष्य वाले जीवन, माने जो आने वाला जीवन है, उसमें वह देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। यदि राष्ट्र को विकसित देखना चाहते हो, यदि राष्ट्र का अच्छा स्वरूप चाहते हो, तो अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्तों पर चलो। आज के वर्तमान समाज में जो एक नई प्रथाएं अलग अलग चल रही हैं, उस प्रथाओं को त्यागना शुरू करो। यह प्रथाएं आपको परेशान करेंगी, लेकिन जो पूर्वजों द्वारा प्रथाएं हमें दी गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो पूर्वजों द्वारा जो बातें सिखाई गई हैं, वह व्यवस्था हमें खुशहाल रखेगी। उस व्यवस्था को हम जीवित रखें, उसको स्वाभाविक रूप से संवर्धन दें, बढ़ाएं, तभी जो है जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं, जहां पर हम अपने पूर्वज की जो नियम हैं, जो सभ्यताएं हैं, यदि वर्तमान में भार के रूप में हमें नहीं पड़ती, तो जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता। यदि पुरानी सभ्यता आपको परेशान कर रही है, वर्तमान को जकड़े हुए नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। पुरानी संस्कृति ही हमें आगे बढ़ा सकती है, और पुरानी संस्कृति को ही हमें समाज में बढ़ाना चाहिए। ऐसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, जहां पर पुरानी परंपराएं आज भी समाज में आगे बढ़ाने के लिए लोग लालायित हैं या आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। ऐसे राष्ट्र का हमें स्वागत करना चाहिए। ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी बता रहे हैं। हमने अपने पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको पालन करिए। नए रीति रिवाज में आपको परेशानियां हों, सुंदर तो लगेंगी, लेकिन उसमें मिठासपन नहीं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्र के स्वरूप के लिए भूमि पर रहने वाले लोग और लोगों की संस्कृति से ही एक अच्छे राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण किया जा सकता है। जैसे हमारा घर कैसा हो, इसकी कल्पना करेंगे तो उसके लिए कुछ चीजें चाहिए। एक तो जो बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, उसका नक्शा चाहिए, और कैसा हो जब कल्पना करेंगे तब उस प्रकार से एक उस घर का नक्शा खींचा जाएगा, खाका खींचा जाएगा। उसी तरह संस्कृति के विकास के लिए हमारा आने वाला समाज कैसा हो, उसके लिए भी हमें अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपनी सोच में या आने वाली पीढ़ी में यह बातें डालनी पड़ेंगी। हमारे आने वाली पीढ़ी का समाज कैसा होना चाहिए। तो यह वासुदेव शरण अग्रवाल की राष्ट्र का स्वरूप का निबंध था, जो पृथ्वी पुत्र नामक निबंध से लिया गया छोटा सा अंश था। और यह पाठ आज यहीं समाप्त होता है। हाँ, इसके गद्यांश आधारित जो प्रश्नोत्तरी होगी वह कल आपको मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।